नमस्कार। प्रारब्धों पर आप सभी का स्वागत। मैं मनीष। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि हर अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं द ब्रिटिश वीकली बांग्लादेश के एडिटर शोएब चौधरी साहब का। शोएब साहब, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। शोएब साहब, भारत में अगर बांग्लादेश की सबसे सशक्त, विश्वसनीय, भरोसेमंद आवाज अगर आज की तारीख में है राष्ट्रवादियों के बीच में, भारतीयों के बीच में, तो वो हैं आप, शोएब चौधरी साहब। क्यों? क्योंकि चाहे वो प्रारब्ध का मंच हो, चाहे और तमाम राष्ट्रवादी मंच हो, इंक्लूडिंग जो यहाँ का जिसको आप सो कॉल्ड सेम स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, जिसको हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया कहा करते थे, आपने ये नया टर्म दिया। उन सारी जगहों पर अगर बांग्लादेश के बारे में कोई सबसे ज्यादा सुना जाता है तो शोएब चौधरी साहब। इसलिए आपके मुंह से निकली एक-एक बात बड़ी भरोसे वाली होती है। सर, बांग्लादेश में हमारे विदेश मंत्री भी गए, आपके भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी का निधन हुआ, खालिदा जिया का। वो एक प्रोटोकॉल था, वहां भी गए, उसको भी लेके तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन जो एक बात नहीं थम रही, जो एक बात नहीं बदल रही है बांग्लादेश में, वो हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा। हिंदुओं के खिलाफ हो रही लगातार हिंसाएं, जिसमें हर ऐसा दिन सुबह उठते हैं तो एक बार सिहर उठता है मन की बांग्लादेश में फिर कोई नई घटना। और बांग्लादेश के कट्टरपंथी हमें निराश नहीं कर रहे हैं, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बांग्लादेश में ये कब तक चलता रहेगा? क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि भारत में बड़े स्ट्रांग नेगेटिव सेंटिमेंट भी पैदा हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भड़काने वाले भी लोग हैं। यहाँ कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम बड़ा चीख-चीख के, अरफा खानम जैसी बीबियाँ वो चीख-चीख के कह रही हैं कि मोदी बांग्लादेश पर हमला क्यों नहीं कर देते, हमला क्यों नहीं कर देते? क्या ये इलेक्शन के लिए हिंदुओं की लाशों के ऊपर बांग्लादेश में यूनिट इलेक्शन लड़ेगा? ईरान में क्रांति हो जा रही है, लेकिन बांग्लादेश में क्यों? ये कब तक चलेगा सर? प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। बांग्लादेश में जैसे हो रहा है, आप जानते हैं कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, नरसंहार, बेटियों के ऊपर, बहनों के ऊपर अत्याचार, बहुत कुछ हो रहा है। मगर मीडिया में सब कुछ आ नहीं रहा है, क्योंकि मीडिया के ऊपर बहुत सख्त पाबंदी लगा के रखा है यूनुस के तानाशाही ने। अभी दीपू चंद्र दास के केस को शुरू करके अमृत मंडल या जो जो हो रहा है, खोकन दास पर कल ही हुआ, परसों। सो क्या होगी कि क्रोनोलॉजी के लिए हिंदुओं की हत्या हो रहा है और इसके खिलाफ दुनिया में आवाज भी उठ रहे हैं, मगर जितना उठना चाहिए था इतनी आवाज तो है नहीं। अभी आप जिन लोगों के बारे में बात की थी कि कहता है कि मोदी जी बांग्लादेश को अटैक क्यों नहीं करते, दूसरी तरफ ऐसा भी है आपके यहाँ मौलाना साजिद एक है, वो कहता है कि मुसलमान के दिल पे सिर्फ दो शब्द है, एक है पाकिस्तान, दूसरा है कब्रिस्तान। सो ये जो मौलाना है आपके देश में, ये खाता है भारत की और गुलामी करता है पाकिस्तान की। मैंने एक शो में कहीं टीवी चैनल पे कहा उसको कि तुम लोग नमक हराम हो। अभी ये जो और जिसके बारे में आपने बताया पत्रकार है, ये पत्रकार तो गाजा वाली पत्रकार है। हमास की कोई आतंकवादी मरता है तो ये रोता है, लगता है कि इसके रिश्तेदार लगते हैं। सो ये भारत में जो है मुसलमान, ये भारतीय नाम के कलंक है, ये असल से भारतीय है नहीं। और ये जब कहता है मोदी जी अटैक क्यों नहीं करते, आप जरूर समझ लीजिएगा इसके अंदर कोई पीछे कोई मतलब भी है। अभी नरेंद्र मोदी दुनिया की टॉप डिप्लोमेट में एक है, वो जानते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। बांग्लादेश में जब खालिदा जिया की जी जो जनाजा थी, इसमें भारत की फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी आए थे नरेंद्र मोदी जी के खत लेके, तारिक रहमान के लिए खत दिया है। और नरेंद्र मोदी जी की वो मैसेज में तो बिल्कुल ही एक साफ होगी कि अगर तारिक रहमान की पार्टी भी पावर में आते हैं, अगर चुनाव होता है तो भारत उसके साथ ही है। सो भारत चाहते हैं कि बांग्लादेश में तख्ते पे जो भी आए वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखे, कि भारत भी पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते रखने की कोशिश करता है। अभी बांग्लादेश में जो बैठा है यूनुस, ये तो डायरेक्टली पाकिस्तान आईएसआई के लिए काम कर रहा है। नहीं तो नेपाल में भी तख्ता पलट हुआ था,
एनजीओ ने किया, अमेरिकी डीप स्टेट ने, 6 महीने में सिचुएशन ठीक हो गई। बांग्लादेश में नहीं हो रहा है। इसकी वजह एक ही है कि यूनुस बांग्लादेशी है नहीं, फॉरेन पासपोर्ट होल्डर, और बांग्लादेश को लूट रहा है, और वो एकदम लास्ट मोमेंट तक वही करेगा जो उसके पाकिस्तानी आकाए बताएगा उसको करने के लिए। और नेपाल और बांग्लादेश की सिचुएशन में एक फ़र्क तो है कि नेपाल में ये अमेरिकी डीप स्टेट ने किया था नेपाल को बर्बाद करने के लिए, मगर बांग्लादेश में अमेरिकी डीप स्टेट के साथ पाकिस्तान ऐसा ही पाकिस्तान कर रहा है हमारे खाते के बदला लेने के लिए। ये बदला जब तक नहीं होता है पाकिस्तानी, तो बांग्लादेश में ये सब करेगा और करता रहेगा। मगर भारत इस बांग्लादेश की जो डोमेस्टिक बात है, भारत किसी मुल्क की भी डोमेस्टिक सिचुएशन में कुछ डोमेस्टिक इश्यूज में इंटरफेयर नहीं करते, मगर जब वो पड़ोसन मुल्क भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होता है तब तो जरूर भारत कुछ करता है और करेगा भी। नरेंद्र मोदी जी का डिप्लोमेसी है चाणक्य पॉलिसी, धीरे धीरे करना है और सही चीज करना है। वो किसी की बात पे या प्रोवोकेशन में कुछ नहीं करेंगे। जो कहता है कि बांग्लादेश का अटैक नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, तो वो नरेंद्र मोदी जी जानता है कि क्यों अटैक नहीं करता है। शायद अटैक करने की जरूरत ही नहीं है कि बांग्लादेश में जो भी इलेक्शन करके आएगा सरकार में, उसके जरूरत होगा भारत के साथ रिश्ता रखना। इसके लिए देखिए, भारत की एक रॉन्ग परसेप्शन है पीपल की कि बांग्लादेश को भारत मुफ्त में खाना देता है, अनाज देता है, चावल देता है। ये सही नहीं है, बांग्लादेश खरीदता है। और एक कभी भी कोई कहता है कि भारत बांग्लादेश को 150 करोड़ रुपए देता है साल में। 150 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश की जो बजट है बहुत बड़ा बजट है, मगर भारत देता है 150 करोड़। ये कि एक जेस्चर, फ्रेंडशिप, दोस्ती की एक टोकन ऑफ एक जेस्चर। मगर भारत सब कुछ बेचता है बांग्लादेश में, कम दाम में बेचता है। बांग्लादेश को वही चीज खरीदना है कहीं से बहुत ज्यादा दाम में खरीदना पड़ेगा। अभी रेडीमेड गारमेंट्स में ये लोग जो कह दिया यूनुस ने, इंडिया आउट। रेडीमेड गारमेंट्स की जो रॉ मटेरियल्स आते थे भारत से कम दाम में, कॉटन आते थे कम दाम में, अभी भारत से ये नहीं ला रहा है कहीं और देश से। जो बांग्लादेश जो रेडीमेड गारमेंट मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में 1 नंबर में चला गया था, अभी बांग्लादेश चले आए 5 नंबर में। भारत की सहायता चाहिए बांग्लादेश को रॉ मटेरियल्स के लिए कम दाम में। नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं, मगर कम दाम में खरीदने के लिए भी पैसे की जरूरत है। अभी बांग्लादेश की नेशनल जो फॉरेन करेंसी रिजर्व इतनी नीचे आ गई कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने के बाद पाकिस्तान जैसे भिखारी मुल्क बनने की रास्ते पे, सड़कों पे हैं, जो भिखारी की भीख मांगने के कटोरे भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी चाहते नहीं किसी पड़ोसन मुल्क का कोई नुकसान। वो चाहते हैं पड़ोसन मुल्क भी प्रचार में रहे, प्रोग्रेस में रहे, प्रोस्पेरिटी में, खुशहाली में रहे। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं, भारत की जो रूलिंग पार्टी है और भारत की जो जनता है, सब चाहते हैं। ये जो 4-5 लोग की बात आप करते हैं, ये लोग अगर भारतीय है कि नहीं इसमें भी मेरे शक है। और ये चाहते हैं हर वक्त भारत कोई किसी के साथ मुसीबत में रहे। हमारा आशा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो जयशंकर जी को भेजा, और जयशंकर जी को जब भेजा उस वक्त एक अनाउंसमेंट भी आया था पाकिस्तान की तरफ से कि वो भी उसके फॉरेन मिनिस्टर इसाक दर को भेजेगा। मगर जब नरेंद्र मोदी जी आ गई, इसाक दर आए नहीं, कि पाकिस्तान ने शायद समझ गई कि इसाक दर जयशंकर जी के सामने बच्चे हैं, डिप्लोमेसी में कुछ भी नहीं कर सकेगा। और बांग्लादेश को देने के लिए पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। भीख मांगने के एक जो चाहिए बाटी होता है वो भी नहीं, कटोरे भी नहीं है जो बांग्लादेश की दे देगा। भाई ये ले जाके भीख मांग। पाकिस्तान को भी महसूस हो गया। और तारिक रहमान जो वापस आ गई बांग्लादेश में 17 सालों के बाद, ये पाकिस्तान के लिए बैड न्यूज़ थे, खराब खबर यूनुस के लिए भी, जमात इस्लामी के लिए भी। क्योंकि जो भी हो, तारिक रहमान की पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है,
हम्म। इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, इसके सारे बहुत सारे मिस्टेक्स थे, फिर भी पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी ही होता है। ये जमात जैसी पाकिस्तान की कठपुतली नहीं है और यूनुस जैसी शैतान नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और शोएब साहब, एक चीज़ आपने बिल्कुल सही कहा। कई बार लोग भावनाओं में बह के, तात्कालिक भावनाओं में बह के जो है ऐसा बोल जाते हैं। बांग्लादेश कभी भी खैरात नहीं लेता भारत से। और अभी ये जो रिसेंट डील है चावल वाली, हाँ, मैं उसी के बारे में बता दूं भाई। वियतनाम से सौदा हो रहा था, जब बार्गेनिंग हुई तो भारत से जब रेट मंगाया गया तो वो 10% वो कम पड़ रहा था। तो निश्चित तौर पर अगर 10% का कम पड़ रहा है और जल्दी से शिपमेंट हो जाएगा तो वियतनाम की जगह भारत से आएगा, और भारत को भी ये सारी चीजें बेच के रेवेन्यू आते हैं। हमारा लड़ाई तो चाइना के साथ भी है, लेकिन चाइना के साथ हमारा ट्रेड देख लीजिए। पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड हमने थोड़ी ना बंद किया था, इमरान खान ने बंद किया था। तो इकोनॉमी एक अलग जगह होती है और बाकी चीजें अलग होती है। तो मैं मानता हूं आपकी बात बिल्कुल। एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है, आपने कहा कि भारत तब तक कोई एक्शन नहीं लेगा जब तक उसके नेशनल सिक्योरिटी पर कोई थ्रेट न दिखाई दे अपने किसी भी पड़ोसी देश से। अब ऐसे में कुछ चंद मुर्गियां बांग्लादेश से कुछ वीडियोस में बांग लगाती हैं और कुकड़ू को बोलती हैं कि साहब, हम जो है चिकन नेक को अलग कर लेगा, वो पूरा हमारा है, हम चिकन नेक काट देगा। तो फिर इसको किस तरीके से लिया जाए? लाइटर नोड में, लतीफे के तौर पर, या इससे भी कुछ ज्यादा? क्योंकि ये बहुत पहले जब 47 था उसके तुरंत बाद ये की सेंटिमेंट आता था कि नहीं ये भी हमारा है, ये भी हमारा है। उसके बाद से तो कभी नहीं आया, 71 के बाद से भी कभी नहीं आया। लेकिन अब ये एकाध बांग सुनाई देती है। तो आपने एक चीज कहा कि नेशनल सिक्योरिटी पर अगर थ्रेट होगा तो भारत कोई एक्शन लेगा। तो इसको क्या फिर ऐसे ही लतीफा मान लिया जाए? देखिए, जो लोग नारा लगाते हैं कि भारत दखल करने की, एक दिन में भारत दखल कर लेगा वगैरह, इनके सर पे अगर भारत की मैप रख देंगे, सिर्फ मैप, वो मिट्टी से मिट जाएगा। सो उसको पता नहीं भारत क्या है। दूसरी है कि ये लोग कौन है, मैं भी नहीं जानता हूँ, बांग्लादेश में रहता हूँ। जो लोग नारा लगाते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, ये कौन है, मुझे पता नहीं है। सो ये कोई, आप जो इलेक्शन होता है, सो इलेक्शन के वक्त पे आप देखेंगे सड़कों पे प्रोसेशन होता है, बहुत लोग जाके नारा लगाते हैं। ऐसा भी बहुत लोग के नारा लगाते हैं, क्यों नारा लगा रहे हैं वो भी उसको पता नहीं। सो ये जो लोग हैं, ये हम कहेंगे कि इसके खून में पाकिस्तान है, इसके डीएनए में पाकिस्तान है। अभी डीएनए तक कहा मैंने, इसके पीछे और भी कुछ नहीं कहा मैंने कि इसके कोई कौन पाकिस्तानियों के साथ क्या किया। मगर ये सब क्या कहता है, इसमें बांग्लादेश के, कुछ बांग्लादेश के लोग जो है बंगाली, ये खुद हंस रहे इसके, इस बात को सुन के, और ट्रॉल कर रहे सोशल मीडिया में कि भारत को तोड़ देगा, भारत को ये करेगा, वो करे, ट्रॉल करता है बांग्लादेश में। और हमारे के लिए कि बांग्लादेश की अर्थनीति की परिस्थिति बहुत ख़राब है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है, बांग्लादेश की हालत ही बहुत ख़राब है। और इस हालत पे ये जो लोग के हैं, ये एक तरीके के एंटरटेनमेंट के, जैसे पिक्चर मूवी में एक कॉमेडी सीन होता है, हमारे लिए, बंगाली के लिए भी ये कॉमेडी है। हम लोग के देखते हैं और मजा लेते हैं, और हम खुद जानते हैं, वो भी जानते हैं कि ये सिर्फ कॉमेडी और कुछ भी नहीं। बिल्कुल सर, आपने कहा कि कॉमेडी से ज्यादा कुछ नहीं है। भारत में भी ऐसे कॉमेडियन हैं। शर्जील इमाम नाम सुना होगा, इस समय जेल की सलाखों के अंदर है। वो भी कभी कहा करता था कि नहीं साहब, हम तो काट देंगे और अलग कर देंगे नॉर्थ ईस्ट को पूरे भारत से। एक बड़ा गंभीर सवाल, पिछले दिनों असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा, उन्होंने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में वो बोल रहे थे। मैंने वो जब कार्यक्रम सुना तो उसी समय मैंने कहा कि ये सवाल मैं आपके पास जैसे ही आपसे समय मिलेगा जरूर रखूंगा, क्योंकि बहुत गंभीरता से वो बात कर रहे थे। वो रूलिंग चीफ मिनिस्टर हैं, रूलिंग आदमी हैं, वहां के सत्ता पे हैं। उन्होंने एक चीज कहा, उन्होंने कहा कि साहब देखिए, असम में 40% बांग्लादेशी लोग रहते हैं। चौंकिएगा मत दादा, जब वो ये ऐसा कर रहे थे तो मैं खुद चौंका। उसके बाद हेमंता बिश्व शर्मा ने यह कहना शुरू किया कि देखिए, इंडियंस बहुत सारे विश्व के देशों में रहते हैं, बहुत सारे जगहों पर वो डोमिनेंस है उनका, जैसे फिजी है, मॉरिशस है, और तमाम ऐसे कंट्रीज हैं। तो वहां उन्होंने उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया कि साहब देखो, जैसे आप कहते हो ना कि भारतवंशी यानी इंडियन ओरिजिन के लोग,
तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ असम की स्थिति ये है कि 47 के बाद और उसके बाद 71 के बाद ये 2 ऐसे मौके आए जब असम में 40% वो बांग्लादेशी ओरिजिन के लोग हैं, जिनकी ज़बान बांग्ला है या जिनके रिश्तेदार बांग्लादेश में रहते हैं, जिनका आना-जाना है, कुछ वहाँ वैध तरीके से और बहुत सारे अवैध तरीके से। फिर उन्होंने कहा कि अगर अब अगला सेंसस जो होगा उसमें हिंदुओं और मुसलमानों की जो आबादी है असम में वो लगभग इक्वल हो जाएगी। मैं उनकी इस बात से चौंका कि इक्वल हो जाएगी वो चलिए ठीक है। डेमोग्राफी बैलेंस करने का काम हमारे यहाँ चल रहा है नेशनल लेवल पर, वो भी ठीक है। लेकिन ये 40% बांग्लादेशी ओरिजिन के, और उन्होंने कहा कि इनमें से जो 3-4 पीढ़ियों से यहाँ पर हैं, वो तो पूरी तरह भारतीय हैं। लेकिन जिनकी एक पीढ़ी आई है, एक जनरेशन या जिनकी दूसरी जनरेशन है, उन्होंने कहा कि किस बात की गारंटी है कि जब कोई चिकन नेक जैसा ऐसा आएगा तो यहाँ पर वो उसके साथ खड़े नहीं होंगे? क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि मैं गंभीरता से लूँगा अगर असम का सिटिंग चीफ मिनिस्टर इस बात को कह रहा है। सर। देखिए, हेमंत शर्मा जी ने जो कहा है बिल्कुल सही है कि भारत की असम में, चलिए मैं जो डिस्ट्रिक्ट से हूँ बांग्लादेश की, ये जब ब्रिटिश के ज़माने पे ये करीमगंज की सद थे भारत की, और जब ये ब्रिटिशों ने भारत को तोड़ रहा था, काट रहा था, हम लोगों ने कहा है कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। जबरदस्ती हम लोगों को पूर्व पाकिस्तान बना दिया। अभी आपने जो बात कहा कि ये पीढ़ियों तक रहता है, जनरेशंस असम में, एक तो है नेचुरल इमिग्रेंट जो 4-5-10 जनरेशन तक है नेचुरलाइज सिटीजन ऑफ भारत। दूसरा है इंट्रूडर जो घुस गई भारत में, घुस गई। अभी मैं एक बात कहूंगा विदाउट हाइडिंग द ट्रूथ कि ये जो पॉपुलेशन की बात आप कर रहे हैं 40%, तो ये पॉपुलेशन में हिंदू कितने हैं और मुसलमान कितना है? सबसे बड़ा जो क्वेश्चन हमारा है, सवाल है, मुसलमान की संख्या कितना है? और जो जनरेशन तक नेचुरलाइज भारतीय हुआ, वो भी क्या मौलाना साजिद की तरह ये तो नहीं करे कि इसके दिल में सिर्फ 2 बात है, एक है पाकिस्तान नहीं तो कब्रिस्तान। अगर ऐसी बात है तो ये तो भारत की सिटीजन होते हो ही होने के नाते भी ये भारतीय दुश्मन है। और जो इंट्रूडर है, इन्फिल्ट्रेटर, आप कह रहे हैं कि जनरेशन तक असम में है, मगर अभी जो इसके नई जो रिश्तेदार है बांग्लादेश में इस तरफ, यहाँ से कितने जा रहे हैं? बुला के ले जाए, जरूर ले जा रहे, शादी ब्याह भी हो रहा है। सो ये जो इंट्रूडर्स तो 100% बांग्लादेशी है। सो जब वो उस तरफ जाता है भारत के अंदर, उसके माइंडसेट क्या है? उसका माइंडसेट अगर हमारे जैसा है नो प्रॉब्लम, मगर हमारे जैसा माइंडसेट वाला लोग कितने हैं, परसेंटेज कितना है? ज्यादा तो रेडिकल माइंडसेट है। वो तो पहले मुसलमान है, बाद में इंसान है, और मैं पहले भी इंसान हूँ, बाद में भी इंसान हूँ। धर्म हमारे पास कुछ भी नहीं है। सो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है भारत की। चिकन नेक वाली कहिए या कुछ भी कहिए, सब कुछ ये कुछ होने वाला है नहीं। ये भी अनदर कॉमेडी है जो कह रहे हैं चिकन काट दो, ये करो वो करो, ये कॉमेडी है। वो खुद जानते हैं, जो कह रहे हैं वो कॉमेडियन भी जानते हैं ये कॉमेडी है, मगर फिर भी जो काम कर सकता है कि कुछ भारत के कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। मगर आप अगर याद में रखेंगे कि भारत के अंदर जो मुंबई ब्लास्ट से लेके जितने आतंकवादी ब्लास्ट अटैक हुआ, उसके पीछे तो बाहर के मुल्क के हाथ थे, पाकिस्तान की। अभी बांग्लादेश में जो भारत विरोधिता को इसने बढ़ा रहा है, अगर ऐसे कोई लोग घुस जाएगा वहाँ और जाके कोई भारत विरोधी काम करेगा, आतंकवादी काम करेगा, ये तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए डेफिनेटली क्वेश्चन है। सो हमारे जो एक सजेशंस है कि अगर जो जनरेशन तक हैं नेचुरलाइज सिटीजन,
उसको वो रहेगा भारतीय है। मगर जो 4 साल पहले, 5 साल पहले या 10 साल पहले भारत के अंदर गए, दे आर इंट्रूडर्स। इंट्रूडर्स को भारत के अंदर रखने की जरूरत है नहीं, वो जहां से आए थे वहां उसको भेज दीजिए। बिल्कुल। और दादा ऐसा हुआ भी है हमारे यहाँ, जब एसआईआर चल रहा है, आपको पता है जो वोटर लिस्ट है उसका काम चल रहा है, बंगाल में भी चल रहा है। अच्छा, हेमंता ने जब बात किया असम की, तो मैं उस समय जिक्र करना भूल गया, वो वेस्ट बंगाल के बारे में भी इसी तरह की बात कर रहे थे। तो उन्होंने वेस्ट बंगाल और असम दोनों की जॉइंटली बात की। अच्छा, एक मैंने वीडियो देखा, और जिस तरह से जॉय बाइडेन जो है वो अजीब से हो गए थे अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में, कभी इधर जाना कभी उधर जाना। यूनुस का एक वीडियो आया था, वो किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ, वो कभी वहां खड़े हैं, ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है। यूनुस क्या इलेक्शन लड़ेंगे भी, या आगे वो कंटिन्यू भी करेंगे, कि वो पपेट हैं, और इलेक्शन अगर हो जाता है तो उसके बाद क्या स्थिति रहेगी? आप क्या कहेंगे? इलेक्शन अगर जो नहीं, इलेक्शन, बांग्लादेश में अगर हो। यूनुस यूनुस तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, ओके। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इलेक्शन लड़ेगा सब कोई यूनियन काउंसिल के मेंबर की पद पे खड़ा हो जाएगा, वहां भी वो फेल हो जाएगा। तो यूनुस की इलेक्शन लड़ने की कोई कोशिश भी नहीं है और कोई मौका भी नहीं है। इलेक्शन चाहते ही यूनुस कोई पार्टी करे, मगर यूनुस की दिल चाहते कि जमात इस्लामी हम्म, रखते पे आए या पाकिस्तान की समर्थक कोई पार्टी रखते पाए आने से। वो इसने जो बांग्लादेश को अब तक पूर्व पाकिस्तान बनाने की सड़कों पे जीतने तक ले गई, जो इलेक्टेड आएगा और बाकी के जो सफर है इसको पूरा करे करके बांग्लादेश को पूर्व पाकिस्तान बनाए, मगर ऐसा होने वाला है नहीं। बांग्लादेश की हालत चेंज हो रहा है और आप जानते हैं ईरान में क्या हो रहा है अभी। जो बिल्कुल। जहां जहां दुनिया के इस्लामी शासन, इससे सबसे पुरानी जो है ईरान, अभी ईरान में इस्लाम के पतन हो रहा है, इस्लामिक शासन की। हमारे सबके लिए खुश की बात है हमारे लिए। और ये होता है कि ये जो टावर फॉल कर रहा है जो इस्लामिक शासन के, ये फॉल करने के बाद दुनिया के बहुत सारे देश में ये फॉल करेगा, पाकिस्तान में भी करेगा, बहुत सारे देश में करेगा। और उसके साथ हमारे सबके ये नए साल है, नए साल की ये उम्मीद है कि पूरी दुनिया ये सब अभिशाप से मुक्त हो जाए। इस्लाम के जो प्रशासन, कोई धर्म के नाम के कोई शासन हो नहीं सकता है, स्पेशली इस्लाम के नाम पे, क्योंकि इस्लाम के नाम पे सिर्फ आतंकवाद ही होता है और कुछ भी नहीं होता है। आपने आपको और प्रारब्ध के सारे दर्शकों को हमारे तरफ से नए साल की शुभकामना है, और आपने मुझे बुलाई, इसके लिए आपके पास बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को भी, आपके परिवार को भी, और आपके जितने भी शुभेच्छु हैं उन सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामना। शोएब साहब, प्रारब्ध का ये अधिकार आप पर रहा है, और आपका स्नेह रहा है प्रारब्ध पर, कि आप बांग्लादेश की वो भरोसेमंद आवाज हैं जिस पर हम आंख मूंद के भरोसा करते हैं, और आपकी इस सकारात्मकता को प्रणाम करते हैं। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी थैंक के यू। साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। और चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आगे भी करते रहिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि शोएब साहब के साथ जब भी मैं कोई ऐसी चर्चा लेके आऊं तो सबसे पहले सूचना आपको मिले। एक बार फिर हमारी तरफ से, प्रारब्ध की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से, और पूरे भारत की तरफ से, शोएब साहब, आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार।